हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश सपा का क्या होगा कायाकल्प। समाजवादी पार्टी का 9वां राज्य सम्मेलन आज 28 सितंबर को राजधानी लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में शुरू हो चुका है और इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सपा के कार्यकर्ताओं ने पूरा दमखम और अपनी ताकत लगा दी है। पूरा रमाबाई अंबेडकर मैदान कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ सपा है। नरेश उत्तम पटेल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 में समाजवादियों ने बाबा साहब के सिद्धांतों के साथ भाजपा को लोकसभा सीटें हराई थीं। हम सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए लेकिन हमारी सीटें बढ़ीं। फिर हमने 2022 का चुनाव लड़ा। आने वाले दिनों में हम सब संघर्ष करेंगे। पिछले चुनाव में लोहिया अंबेडकर साथ आए थे। आज के समय में समाज को बांटने वाली ताकतों से लड़ना है। भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सपा मुखिया ने कहा 2019 में समाजवादियों ने बाबा साहब के सिद्धांतों के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव में लोहिया अंबेडकर साथ आए। आगे उन्होंने कहा कि हमें त्याग करना पड़ा तो हमने किया था। 2019 में भाजपा का डटकर मुकाबला किया था। बीजेपी का मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है। और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ सपा के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आप ही के पास यहाँ पर आऊंगी क्योंकि आप लोगों का ये जो अधिवेशन है 2 दिन चलने वाला है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष को चुन लिया गया है, एक बार फिर से नरेश उत्तम जी को। अब आपको क्या लग रहा है इस अधिवेशन के जरिए पार्टी को कितनी मजबूती आप दे सकते हैं और कितना सफल ये अधिवेशन रहने वाला है? क्योंकि चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है, निकाय चुनाव होने वाले हैं, फिर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी आपको पार्टी को मजबूती देनी होगी और उसे बेहतर बनाना होगा जनता की नजरों में। देखिए, ये हर पार्टी कोशिश करती है कि वो अपने पार्टी का रीइनोवेशन करे, रिचार्ज करे और साथ ही साथ उन मुद्दों को अपनावे, उन मुद्दों पे चले जो राष्ट्र हित और प्रदेश हित के मामले हैं, भटकने न दे। तो ये तमाम सारी चीजें होती हैं। तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम तो यही किया कि हमने जब 2022 के अंदर अपना विधानसभा का चुनाव लड़ा, यद्यपि उसमें प्रदर्शन हमारा पहले से बहुत ज्यादा बेहतर था, हमने भाजपा की 80 सीटें कम कर दी, हमने अपनी 3 गुनी सीटें की और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला। लेकिन चूंकि 200 और 210 सीटें ऐसी थी महज कि जिसमें हम 200 वोट से लेके 1000 वोटों से चुनाव हारे, यानी कुल प्रदेश के वोटों में अगर हम जोड़ दें तो 5.5 लाख वोटों के अंतर से हमने 210 सीटें खोई हैं, जो कि जिसका मलाल समाजवादी पार्टी को है और सदैव रहेगा। इसीलिए पार्टी एक नए कलेवर में, एक नए तेज तरार तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड भी कर रही है। हमने जो सदस्यता अभियान चलाया वो अद्वितीय रहा है। हम समझते हैं प्रदेश में जो है वो सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान रहा है। जी कपिल जी, जाहिर तौर पर एक मजबूत रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना होगा क्योंकि सबसे अहम देखिए, उपचुनाव में भी आप अपने गढ़ को भी हार गए। आजमगढ़ और रामपुर की सीट आपने हार गई यहाँ पर आप, और ये एक बड़ी बात है। देखिए, अब तक आप लोगों का एक अच्छा जनाधार उन इलाकों में था, जब वहां पर भी अपनी सीट आप लोग बचा नहीं पा रहे हैं। तो बताइए फिर आगे किस तरीके से पार्टी अपने आप को एक बार फिर जनता की नजरों में बेहतर साबित करेगी और लोग दोबारा भरोसा जता पाएंगे आप पर? ऐसे में रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी अब आपकी? देखिए दायरा, सबसे पहली चीज यह है कि उपचुनाव को आप मुख्य चुनाव से जोड़ नहीं सकते, विधानसभा चुनाव को नगर निकाय चुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं, विधानसभा नगर निकाय के चुनाव को आप संसदीय चुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं। ये सारे चुनाव अलग अलग तरीके और अलग अलग विधा से लड़े जाते हैं। जहां तक उपचुनाव का सवाल था, डबल इंजन की सरकार थी, टोटल फ्लोरलेस इन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर के और एक विशेष वर्ग को वोट डालने के लिए निकलने नहीं दिया दोनों जगह पर। ये कौन सी बड़ी बात है? उपचुनाव तो ये माना भी जाता है कि सबसे ज्यादा वही लोग जीतते हैं जो कि पार्टी के, जो जिसकी सत्ता में पार्टी होती है। तो ये सारा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग किया था, उस वजह से हम रामपुर और हमने वो इलेक्शन हारा। आप स्वयं सोचिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र क्या है, संसदीय क्षेत्र क्या है? वाराणसी है।
लेकिन वहां की दोनों एमएलसी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से रौंदा, जबकि वहां पढ़े लिखों ने जो है, चाहे वो स्नातक हो चाहे शिक्षक सीट रही हो, दोनों समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है कबीर जी, अब इस अधिवेशन के जरिए आप लोगों को कितनी ज्यादा कामयाबी मिलती है और कितना लाभदायक ये आपके लिए होता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैप्टन सिंह भी जुड़े हुए हमारे साथ। कैप्टन आई सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी का अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है। The person you are speaking with has ख्याल अच्छा है उनका, मन बहलाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव पहले अपने परिवार को तो एक साथ कर ले, जो उनका परिवार ही बिखरा हुआ कर रहा है। वो बीजेपी को तो हराने की बाद में सोचे, पहले अपनी इनकी परंपरागत सीटें थी आजमगढ़, रामपुर, जिसको बचा नहीं पाए। इनके भाई धर्मेंद्र यादव वहां से लड़े, वो बुरी तरह से हार गए। एक तरफ तो इनके अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमने मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अपने एमएलसी निकाली, और दूसरी तरफ एक फिल्म ये भी लगा रहे हैं कि वो उपचुनाव में वोट नहीं डालने जा। भैया एक जगह तो टिकिए, एक बात तो करिए। अगर हम आपको वोट ही नहीं डालने देते तो एमएलसी भी आप नहीं जीत के आते। तो ये अखिलेश का एक ख्वाब है शेख चिल्ली वाला, जो देख रहे हैं आप। अभी तक उत्तर प्रदेश से निकल के बाहर अपनी पार्टी को तो कहीं स्थापित कर नहीं पाए, और बात कर रहे हैं बीजेपी को हराने की। बीजेपी आज वर्ल्ड की, भारत की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। एक 20 करोड़ कार्यकर्ता आज जो है ना भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है। तो आप इस पार्टी से बात मुकाबला करना चाह रहे हैं, जिस पार्टी का इतना बड़ा समूह समुद्र की तरह है, और आप समेट के रह गए हो उत्तर प्रदेश में एक जरा से, जो आज इतना पुरानी पार्टी होते हुए भी आप उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाए, कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि कारण है आप परिवार से या आगे निकल ही नहीं पाते हो। परिवार में भी जब आप लगता है आपको कोई अच्छा कर रहा है तो उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हो। जो इनके चचा थे शिवपाल जी, जिन्होंने पार्टी खड़ा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई, उन्हें निकाल बाहर किया। अमर सिंह का जो हर्ष इन्होंने किया था वो जग जाहिर है। इस पार्टी को अगर सबसे मजबूती देने वाला फाइनेंस रूप से अगर कोई था तो अमर सिंह थे। उस अमर सिंह को किस तरह से निकाला था, कैसी गालियां दी थी। कैप्टन साहब देखिए, यहाँ पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमने, या फिर सभी समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं सब यही कहते हैं कि हम भले ही चुनाव हार गए हों लेकिन हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, पिछली बार के मुकाबले हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, और अब जो आने वाले चुनाव आएंगे और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे हम, और भारतीय जनता पार्टी को हम हरा देंगे। जहरा जी, चुनाव से पहले इन्होंने कितना झूठ फैलाया था कि महाराज जी को तो मंदिर भेज देंगे, मठ में पूजा करना पड़ेगी, क्या क्या अनगल बयानबाजी करी, और मगर हर्ष क्या निकला। और जो लखीमपुर खीरी इन्होंने एक इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि किसानों को मार दिया, कुचल दिया, और लखीमपुर खीरी से एक भी सीट किसी को नहीं मिली बीजेपी के अलावा। तो ये जो लोग हैं अफवाह फैलाने वाले हैं, झूठ परोसने वाले हैं जनता को। तो जनता भी इनके झूठ से तंग आ चुकी है। चलिए ठीक है, ये तो आने वाले दिनों में ही देखिए स्पष्ट हो जाएगा कैप्टन साहब की जनता किस पर भरोसा कर रही है, किस पर नहीं। हमारे संवाददाता आनंद भी बने हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहां से ताल्लुक रखते हैं, बेहतर चीजों को समझ सकते होंगे वहां पर जो राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो समाजवादी पार्टी का 2 दिन का अधिवेशन हो रहा है, ये कितना लाभदायक पार्टी के लिए साबित हो सकता है? विधानसभा चुनाव हारने के बाद ये पार्टी का पहला एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसके जरिए पार्टी एक बार फिर अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो नेता है, उनको संदेश देगी कि ये एकजुटता का समय है, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है। क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है, उसके पहले साल के आखिर में नगर निकाय के चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने हैं। इसके लिए पार्टी को पूरी तरह से तैयार रहना है। जिस तरह से 4 बड़े चुनाव अगर आप देखें, 2014 के बाद से 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई है, उसके बाद से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा जरूर है। हाँ, ये दावा जरूर रहा है समाजवादी पार्टी का कि हम लड़ रहे हैं और हम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है। लेकिन कहीं न कहीं इस बात में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक पिछले कुछ सालों में लगातार भारी रही समाजवादी पार्टी के ऊपर, और कम से कम 2022 का जो चुनाव हुआ, अगर उसको आप देखें तो एक तरह से बाइपोलर चुनाव था, जिसमें 2 तरफा चुनाव था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, एक तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। 35 साल के बाद किसी सरकार ने प्रदेश में दोबारा रिपीट किया है, कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और समाजवादी पार्टी को ये बात पता है, और जाहिर सी बात है कि जो आज 2 दिन का ये अधिवेशन हो रहा है उसमें कहीं न कहीं ये मुद्दा जरूर उठेगा, और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव
लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो रणनीति समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है जनता के बीच जाने की, जनता तक पहुंच बनाने की, और उसके जरिए पार्टी की ये पूरी कोशिश है कि 2024 का जो चुनाव हो उसमें किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को, उनके गठबंधन को मात दी जाए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पूरी कोशिश रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है कि आगे रणनीति किस तरीके से तय की जाए। अगर आपको एक बेहतर पार्टी के तौर पर खुद को साबित करना है तो कपीश जी, वो तो बात ठीक है, जनता के बीच में आप अगर खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उससे पहले सबसे अहम बात ये हो जाती है कि आप खुद अपनी पार्टी को किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं। जो एकजुटता है वो बहुत ज्यादा अहम यहाँ पर हो जाती है। और जैसे कि अभी आनंद ने भी ये बात कही है कि जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस दिशा में क्या कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं कपीश जी? किस तरीके से जो हम देख रहे हैं स्थिति, मौजूदा हालात अभी जो है समाजवादी पार्टी के, कैसे बेहतर होंगे? क्योंकि अंदर खाने जो चीजें हैं उन्हें ठीक करना सबसे पहले होना चाहिए, ये प्रेफरेंस इस चीज को मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। मैं तो एक बात कहता हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार अपनी बनाई है, फुल फ्लेज चलाई है, और वर्तमान समय में भी जो स्थिति है वो आपके सामने 111 हमारे विधायक हैं, कुल हमारे अपने विधायक मिलाकर के 125 हैं जो हमारे गठबंधन दल के। हमने 80 सीटें कम की हैं। आज माथे पे बल है भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरी बात ये बताइए ना कि मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। वाराणसी क्षेत्र की दोनों एमएलसी सीटें समाजवादी पार्टी ने कैसे जीत ली? आप एक बात को सोचिए कि इस समय हमने 2022 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया। वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा है, सीटें भले उनकी आई हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये हमारी समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल से ही पाई है, और जो हमसे थोड़ी बहुत चूक हुई थी उसको हम इस बार दोहराएंगे नहीं। लेकिन जो आपके घटक दल है वो भी आपका साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान तो आपको हो सकता है अगर आप सबको जोड़कर नहीं रखेंगे तो। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि जो भी 4 बार हमने सरकार चलाई, हमने किसी से गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा था। बात इस चीज की नहीं है कौन आपके साथ खड़ा है, कौन भाजपा को मजबूत कर रहा है। आपके साथ जो खड़ा है अगर वो भाजपा को मजबूत कर रहा है तो आप क्या करेंगे उसके साथ? तो बेहतर यही है कि घर का कोई भेदी हो तो उसको घर से हटा देना ही सर्वोच्च प्राप्ति के लिए साधन होता है। और समाजवादी पार्टी क्या विकल्प दिखाई नहीं दे रहे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, कौन डिफीट कर सकता है दूसरी पार्टी? फर्स्ट अगर भाजपा है तो सेकंड के बाद थर्ड कौन है, और उसके पास कितने नंबर्स हैं? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, एक एक सीट लेकर के है। तो आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जिसका वोट परसेंट हमसे माइनस में है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन चूंकि सीटों का विभाजन ऐसा रहा कि 200 सीटें हमने मात्र 200 वोट से 1000 वोटों से हारी है, और जो जीती है। लेकिन जो कोई आपका साथ छोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि घर का भेदी है तो ऐसे में बाहर ही चले जाना ठीक है, तो आप लोगों को जोड़कर क्यों नहीं रख पा रहे हैं? मतलब आप उनको वो सहूलियत मुहैया क्यों नहीं करवा पा रहे हैं जो उन्हें चाहिए है? अपने परिवार को जोड़कर रखना तो आप ही लोगों का काम है ना। आप एक साथ जुड़कर रहेंगे, एकजुटता के साथ काम करेंगे तो बेहतर होगा। आनंद, आपके पास आना चाहूंगी अब मैं। अब देखिए जो मौजूदा हालात अभी समाजवादी पार्टी के हम देख रहे हैं, कोशिश तो बहुत की जा रही है कि खुद को बेहतर किया जा सके, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है आखिर किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करने की यहाँ पर जरूरत है अगर पार्टी को आने वाले दिनों में एक बेहतर विकल्प के तौर पर खुद को साबित करना है जनता के सामने? तो देखिए जरा जो सबसे बड़ी कोशिश करनी होगी समाजवादी पार्टी को, एक बात थी जो ग्रास रूट तक उनकी पहुंच थी, जो मुलायम सिंह के समय में हुआ करती थी, या जो जब सत्ता संभाली अखिलेश यादव ने उस समय तक जो पकड़ हुआ करती थी वहां तक, और इसकी कवायद ये पार्टी को भली भांति पता है कि हमको ग्रास रूट की तरफ एक बार फिर लौटना होगा। और यही वजह है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो पन्ना प्रमुख तक बनाए हैं कि जो आपका मतदाता सूची होता है उसमें एक एक पन्ना बांट दिया जाता है कि यहाँ तक वोटर को आपको प्रभावित करना, उसको भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में बताना है। उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी का यह प्रयास है कि लोगों तक एक बार फिर से पहुंच बनाई जा सके, और जो अपना समीकरण है, जो वोटों का समीकरण है, उसको यादव वोट बैंक इंटैक्ट है पूरी तरह से, जो मुस्लिम वोट बैंक आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ एक तरह से इंटैक्ट है, तो एक थर्ड मेजॉरिटी की जरूरत है। एक और वोट बैंक समाजवादी पार्टी को ऐसा जरूर चाहिए जो समाजवादी पार्टी को मुख्य लड़ाई में ला सके। जिस तरह बार बार कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टक्कर दी समाजवादी पार्टी ने, तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी ने जरूर टक्कर दी और शानदार टक्कर दी, बड़ी टक्कर दी है। लेकिन जो नतीजा होता है वही फाइनल होता है।
और फाइनल नतीजे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिपीट किया उत्तर प्रदेश में। इससे इनकार नहीं, समाजवादी पार्टी इनकार नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को ये लगने लगा है कि नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है, नए सिरे से एक नई भविष्य की तरफ अगर देखना है तो कुछ नया करना होगा। और यही वजह है कि जो ये अधिवेशन 2 दिन का चल रहा है उसमें कुछ न कुछ ऐसा फैसला जरूर लिया जाएगा ताकि जो भविष्य की रणनीति है समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। जी बिल्कुल, टक्कर दे सके और जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि वो जीत हासिल कर सके, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि किसी भी पार्टी को आप हल्के में नहीं ले सकते और विधानसभा चुनावों में जो फाइट हुई थी वो भी नेक टू नेक ही रही थी, ऐसे में कितना कंपटीशन आप मानते हैं समाजवादी पार्टी से? अब निकाय चुनाव भी हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। जहरा जी, हम वैसे तो किसी को ये नहीं मानते कि कोई हल्का है, क्योंकि हम कभी भी अगर चुनाव में जो उतरते हैं तो बिल्कुल युद्ध स्तर पर पूरी तैयारी करके उतरते हैं, क्योंकि मैं कभी इस तरह की बातें नहीं सोचता हूँ कि सामने वाला कुछ भी नहीं है। मगर एक बात मैं आपको जरूर बता देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी को जो अखिलेश जी हैं, जो आज समाजवादी के मुखिया हैं, ये अपने बलबूते पे मुख्यमंत्री नहीं बने। इनको मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी बना के गए थे और 2 चुनाव इन्होंने अपने बल पे लड़े हैं। दोनों चुनाव हार चुके हैं और दोनों ही चुनाव बुरी तरह से हारे हैं। अब की बार जरूर इनको 111 सीटें मिली हैं और हमें 255 मिली हैं, तो अभी भी हम इनसे डबल। वो तो लगातार ये बात कह रहे हैं ना, हमारा वोट प्रतिशत तो ज्यादा रहा है और पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है हमने। बार बार ये कह रहे हैं कितना है बताए, हम आंकड़े लेके बैठे, हम तो सामने आंकड़े लेके बैठे हैं, आंकड़े भी उनको दिखा देंगे। कपीश जी जवाब देना चाह रहे हैं शायद आपकी बात का, कहिए कपीश जी। हास्यास्पद करते हैं भदौरिया जी, आंकड़े हम भी लेकर के बैठे आपको दिखा दे रहे हैं। आपसे 5% मत में वृद्धि की है, आपसे 5%, 13% का मत का अभिवृद्धि टोटल हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी आपकी सीटें कितनी है? सीटें कितनी है? हम आप 1000 वोटों के अंतर से जीती है, तो इसको पहले और समझिए और उसके बाद आप नहीं आप कैप्टन साहब देखिए, वोट प्रतिशत तो बढ़ा है, इसे नकारा नहीं जा सकता ना, जो है उसको मानिए ना, वोट प्रतिशत तो उनका बढ़ा है, तो आप नकार नहीं सकते इस चीज को। नहीं, ये इनको नकारने दीजिए, हमारे लिए तो बेहतर है कि ये हमें जो है हमारा सही आकलन न करें। बेहतर तो यही होगा जायरा कि ये अपने अहंकार में चूर रहे हैं। चलिए एक एक करके बात करिए, एक एक करके देखिए, ऐसे समझ में नहीं आता है, डिबेट का भी फायदा नहीं होता है। कैप्टन साहब आपको मिलेगा मौका बोलने का, कपीश जी अपनी बात रखिए आप। कपीश जी ये जो है ये मैं आपको कह रहा हूँ जायरा जी कि ये जो है अटल बिहारी जी के भी नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अटल बिहारी जी और आडवाणी जी 55 साल तक विपक्ष में बैठे थे। कैसे 2 सीट से 200 सीट हुई और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बार सरकारें बनाई। तो इतने अहंकार में मत जाइए कैप्टन साहब, इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप अपने 2 सीटों को भूल जाएं। और आज के डेट में भी आपको याद होना चाहिए कि 2004 के इलेक्शन में इसी उत्तर प्रदेश में आपको 10 सीटें नसीब नहीं हुई थी केंद्र के अंदर। याद कीजिए, इतना मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। चलिए ठीक है, ठीक है कपीश जी, कैप्टन साहब अपनी बात रखिए अब आप। चलिए ठीक है कैप्टन साहब। जाहिरा जी, इन्होंने हमारे माननीय अटल बिहारी जी का दिया, हमारे स्वर्ग अटल बिहारी जी ने जो शुरुआत करी थी वो हमारे लिए बहुत ही 55 साल तक शुरुआत की थी। चलिए उन्हें बोलने न दीजिए पहले। कपीश जी आप बोल रहे थे, उन्होंने नहीं टोका ना, अब शांत हो जाइए, 2 मिनट शांत हो जाइए। कैप्टन साहब बोलिए। तो वो हमारे आदर्श थे, हमारे फाउंडर थे और हम वो फाउंडर को आदर्श से क्या मतलब, 55 साल वो विपक्ष की राजनीति की है। चलिए ठीक है, हम लोगों ने ये नहीं कहा। चलिए ठीक है। अच्छा कपीश जी ये बताइए मुझे, मुद्दे से भटक रहे हैं, देखिए आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। कपीश जी मुझे ये बताइए, कैप्टन साहब हम समझ रहे हैं आपकी बात, ठीक है, चलिए मुद्दे से ना भटकिए। हम अधिवेशन को लेकर बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की किस तरीके से खुद को बेहतर साबित करेगी आने वाले दिनों में। जी बीच में उन्होंने हमारी बात को होने नहीं दिया है, मेरी बात। चलिए अच्छा रखिए, जल्दी से रखिए अपनी बात, समय की भी कमी है मेरे पास। बिल्कुल, हमने अटल बिहारी जी के, माननीय अटल बिहारी जी के पद कदमों पर चलते हुए 2 सीट से लेकर आज हम 300 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और अखिलेश जी को मुलायम सिंह सरकार में मुखिया बना के गए थे, मुख्यमंत्री बना के गए थे। ये कहाँ आ गए कि 2 बार चुनाव हार चुके हैं। तो ये है आपके अखिलेश के अंतर और हमारे अंतर। चलिए ठीक है, चलिए आपकी बात पूरी हो गई। कपीश जी मुझे ये बताइए, देखिए मुद्दे से मत भटकिए ना, देखिए बार बार मैं कह रही हूँ मुद्दे पर बने रहिए। कपीश जी
मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते। चलिए ठीक है, हम समझ गए कैप्टन साहब, आपकी भावनाओं को समझ गए, हम आपकी बात समझ गए। कपीश जी, आप क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर अब आप देख रहे हैं जो अधिवेशन हो रहा है, किस तरीके का मंथन इसमें होगा और आपके आगे की रणनीति और क्या कदम आपके जरिए उठाए जाएंगे ताकि जनता आप पर दोबारा भरोसा जता सके? हालांकि बेहतर हुआ है आपका प्रदर्शन, जैसे कि आप लोग भी लगातार कह रहे हैं, वोट प्रतिशत भी आपका बढ़ा है, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी? और ये भी माना जा रहा था कि जातिगत जनगणना को लेकर भी इसमें मंथन हो सकता है। देखिए, इसमें दो बातें, समाजवादी पार्टी का अभी आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, उसमें हमारी बानगी आएगी पार्टी किस स्तर पर किन मुद्दों के साथ जा रही है, चाहे वो प्रदेश के अंदर मुद्दे हो वो भी, और कल राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चाएं होंगी, उनके आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे। समाजवादी पार्टी ने एक चीज श्योर कर दिया है कि हम अपने मुद्दों से, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन स्कीम हो, चाहे जो कर्मचारियों का जो है जिला के अंदर पोस्टिंग और प्रमोशन का मामला है, समाजवादी पार्टी इसके साथ जाएगी। समाजवादी पार्टी अपने सब्सिडी के साथ दिए जाने वाले बिजली कनेक्शन के साथ जाएगी। समाजवादी पार्टी मूल मुद्दों से बचेगी नहीं, हिंदू मुसलमान के इनके एजेंडे को फेल करेगी। समाजवादी पार्टी पूछेगी इनसे कि आपने अपने कितने जो स्मृति पत्र आपने जारी किए उसमें कितना आपने पूरा किया है, तो ये बताने की स्थिति में नहीं है। आप देखिए, इन्होंने किसानों को धोखा दिया, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कहा कि हम बिजली को जो है एक एक करके बात करिए। देखिए कैप्टन साहब, आपने अपनी बात रखी थी ना, उन्हें बोल लेने दीजिए आप अपनी पूरी बात। झूठी पार्टी है, ये झूठ बोलने वाले अधिकारी है, ये झूठ की मुंह ऐसे रहते हैं देश की। हकीकत ये है कि इंडिया को बर्बाद करने में नरेंद्र योगी का जितना बड़ा हाथ है, उससे बड़ा कोई हाथ हो नहीं सकता। चलिए ठीक है, आप भी अपनी भाषा को मर्यादित रखे बोलिए। कपीश साहब, कुछ भी बोल देना अपनी बातों को रखने के लिए ठीक नहीं है, अपनी भाषा को मर्यादित रखिए और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सार्वजनिक मंच पर। आपको पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है, तमाम लोग देख रहे हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप ना करें तो बेहतर होगा। चलिए ठीक है कैप्टन साहब। कपीश साहब, अभी समय की कमी है मेरे पास, ठीक है, समय की कमी है, आनंद के पास आऊंगी मैं। चलिए ठीक है, हम समझ, ठीक है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। आनंद, आपको क्या लगता है, अब समाजवादी पार्टी के अधिवेशन के बाद कितना बड़ा कंपटीशन के तौर पर बीजेपी के सामने वो अपने आप को साबित कर पाएगी आने वाले चुनावों में? और क्या लग रहा है कि किस तरीके से जनता का भरोसा दोबारा जीतने में कामयाब रहेगी? जैसे कि मंथन भी कई मुद्दों पर होना है इस दौरान, और वो कौन कौन से खास मुद्दे माने जा रहे हैं? देखिए, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं समाजवादी पार्टी के सामने। बेशक नंबर 2 की पार्टी है, इस बार की विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन चुनौतियां हैं क्योंकि पिछले कई लगातार बड़े चुनाव समाजवादी पार्टी ने हारे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी इस बात की चुनौती जरूर है कि जो उनकी स्थिति है, जो उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों तक जो लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव जो होते हैं, उनमें जो पिछले 4 बार से 2 बार लोकसभा 2 बार विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने स्थिति बनाई है, उसको बरकरार रखना भी बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अगर आप गौर करें तो आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जातीय समीकरण, जो आप चाहे क्षेत्रीय समीकरण है, वो बहुत मैटर करते हैं। आप भले भारतीय जनता पार्टी का दावा हो कि बड़ी जीत मिली है दोनों चुनावों में और एक तरह से क्षेत्रीय जातीय समीकरण खत्म है, लेकिन समाजवादी पार्टी का अगर आपको ध्यान हो तो बार बार वो जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि जो जातियां हैं वो प्रभावी है उत्तर प्रदेश में। और इस बात का संकेत इस बात से भी हमें मिलता है कि जितने क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो सुहेल देव की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, तमाम क्षेत्रीय राजनीति हावी जरूर कहीं ना कहीं जरूर है। तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दे से कहीं भटकेगी नहीं, इस मुद्दे पर वो लगातार कायम रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो सपा का कायाकल्प क्या हो पाएगा इस अधिवेशन के बाद या नहीं हो पाएगा, ये तो कुछ वक्त के बाद ही पता चलेगा। हालांकि कोशिश भरपूर तरीके से, पूरी तरीके से जारी है समाजवादी पार्टी की एक बार फिर से उठने की और खुद को साबित करने की। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।